तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्वल की आई ऑफ वकांडा सीरीज के एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करेंगे और इस वीडियो में सिंपली ये जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ है। हालांकि मैं आईज ऑफ वकांडा सीरीज के एपिसोड नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर आईज ऑफ वकांडा जरूर लिखना और आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ईयर 1400 चाइना से, यानी कि आज के टाइम से ठीक 625 साल पहले से। अब इसी टाइम पर हम चाइना में एक ब्लैक मैन से मिलते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में सो रहा होता है। लेकिन अगले पल उसकी आंखें खुलती है और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है और वो घर से बाहर निकलते हुए कोई आवाज नहीं करता ताकि उसकी गर्लफ्रेंड जाग न जाए। अब दोस्तों हमें ये पता लगता है कि वो दोनों इस टाइम पर चाइना के एक बड़े से माउंटेन एरिया पर रहते हैं, यानी कि एक पहाड़ी इलाके में, और इसीलिए इसी माउंटेन एरिया के अंदर एक ड्रैगन का टेम्पल भी होता है जिस टेंपल के अंदर ही वो ब्लैक मैन चुपके से घुसता है और चुपचाप से सीधा टेंपल में रखे ड्रैगन की मूर्ति के पास आ जाता है। जहाँ पर दोस्तों हम भी ये देखते हैं कि उस ड्रैगन के मुंह के अंदर वकांडा का एक आर्टिफैक्ट रखा होता है और फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वकांडा के वॉर डॉग्स का एक स्पाई है जो कि यहाँ पर वकांडा के आर्टिफैक्ट को लेने आया है और वकांडा के इस स्पाई का नाम होता है बादशाह। अब बादशाह इस आर्टिफैक्ट को देखकर उसे ड्रैगन के मुंह से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब काफी ट्राई करने के बाद वो उसे नहीं निकाल पाता तब वो चुपचाप से ड्रैगन के पूरे सर को उठा लेता है और उसे अपने कपड़ों में छुपाकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जब बादशाह वहाँ टेंपल के गार्ड्स के सामने से जा रहा होता है तब उसी टाइम पर जोरों से हवा चलने लगती है और फिर उसी हवा की वजह से बादशाह के कपड़े हिलते हैं और टेंपल के वो दोनों गार्ड्स बादशाह के छुपाए हुए ड्रैगन के सर को देख लेते हैं और फिर इसीलिए वो दोनों गार्ड्स जल्दी से वहाँ पर और भी कई सारे गार्ड्स को बुला लेते हैं एंड वो लोग वहाँ पर बादशाह को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बादशाह भी वहाँ से जल्दी से भागता है और वो सारे गार्ड से बचते बचाते सीधा एक बर्फीली जगह पर आता है क्योंकि यहीं पर ही बर्फ के नीचे बादशाह ने अपना एयरक्राफ्ट छुपा कर रखा था, वही वाला एयरक्राफ्ट जिसमें बैठकर वो वकांडा से यहाँ पर आया था। और फिर इसीलिए बादशाह जल्दी से उसके अंदर बैठ जाता है एंड उसे फ्लाई करके वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद फ्लाई करते हुए बादशाह सीधा वकांडा में फोन करता है और वो वकांडा के वॉर डॉग्स में से सीधा कैप्टन ईबो से बात करता है और यहाँ पर बादशाह कैप्टन ईबो को अपने मिशन के पूरे होने के बारे में बताता है एंड वो ईबो से कहता है कि अब वो सीधा वकांडा आ रहा है। इसके बाद ही बादशाह सीधा वकांडा में एंटर होता है और वहाँ से सीधा वॉर डॉग्स के अड्डे में जाता है। यहाँ पर आने के बाद बादशाह के साथी उसे देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ही बादशाह सीधा कैप्टन ईबो से मिलता है और वो ईबो को ड्रैगन का सर दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में कैप्टन ईबो बादशाह से कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन के मुंह में जो वकांडा का आर्टिफैक्ट है वो लाने के लिए कहा गया था, ना कि ड्रैगन का पूरा सर लाने को। पर यह बात सुनकर बादशाह कैप्टन ईबो को बताता है कि यहाँ पर बैठकर चीजें कहना काफी आसान होता है लेकिन फील्ड पर जाकर मिशन को पूरा करना काफी मुश्किल, और ये आर्टिफैक्ट ड्रैगन के मुंह से बाहर नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे ड्रैगन के पूरे सर को यहाँ पर लाना पड़ा। लेकिन इसके आगे कैप्टन ईबो बादशाह को बताता है कि हमारे हाई काउंसलर जिनका नाम रकीम है वो तुमसे काफी गुस्सा है और वो इसीलिए क्योंकि तुमने इस मिशन को पूरा करने में काफी टाइम लगा दिया है। पर इस पर बादशाह कैप्टन ईबो को बताता है कि असल में ये मिशन जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि जिस ड्रैगन के टेम्पल से उसे ये लाना था उस टेम्पल की सुरक्षा कई सारे गार्ड्स करते थे और इसीलिए उसने धीरे धीरे करके वहाँ के गार्ड्स का ट्रस्ट गेन किया और जब वहाँ के गार्ड्स ने उस पर पूरा भरोसा किया तब जाकर उसने अपने मिशन को पूरा किया। अब हालांकि इन सब के बाद ही बादशाह और कैप्टन ईबो दोनों मिलकर सीधा वहाँ के आर्टिफैक्ट वाले रूम में आते हैं और वो ड्रैगन का हेड जो कि बादशाह लेकर आया था उसे एक सेफ जगह पर रख देते हैं। लेकिन अब इसी टाइम पर वहाँ पर हाई काउंसिलर रकीम आता है और वो यहाँ आकर बादशाह से उसके मिशन के बारे में बात करता है। बट इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बादशाह जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर आया होता है उसका कुछ लोग इंस्पेक्शन करते हैं और ये चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी ना हो। लेकिन इसी टाइम पर जो इंस्पेक्शन करने जाता है उसे कोई अंदर खींच लेता है और अचानक से उस पर हमला कर देता है और फिर इसीलिए जल्दी से बादशाह को फोन करके उसे एक खबर दी जाती है, जिसके बाद बादशाह जल्दी से एयरक्राफ्ट के पास आता है। इधर एयरक्राफ्ट के बारे में जल्दी से कैप्टन ईबो को भी बताया जाता है और इसलिए ये सुनकर कैप्टन ईबो डिवाइस के जरिए सबको ये कहता है कि अभी कुछ टाइम के लिए कोई भी बादशाह के एयरक्राफ्ट के पास नहीं जाएगा और वो खुद ही एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए आ रहा है। लेकिन कैप्टन ईबो के इतना बोलते ही हम ये देखते हैं कि कोई उसके सामने आता है और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। दोस्तों ये कैरेक्टर देखने में आयरन फिस्ट की तरह लगता है और वो इसीलिए क्योंकि इस कैरेक्टर ने जो मास्क पहना होता है वो बिल्कुल आयरन फिस्ट वाले मास्क होता है। उसे देखकर कैप्टन ईबो से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है, लेकिन ये मास्क मैन कैप्टन ईबो पर हमला कर देता है और वो उसे सीधा बादशाह के बारे में पूछता है। बट दोस्तों यहाँ पर इसकी आवाज सुनकर हमें पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। अब कैप्टन ईबो इसकी बात सुनकर इसे बादशाह के पास ले जाने लगता है, लेकिन फिर वो उसे धोखे से ऐसे कमरे में डाल देता है जिस कमरे के अंदर वॉर डॉग्स के बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और फिर इसीलिए वो आयरन फिस्ट वाली लड़की उन सारे सोल्जर से फाइट करती है। लेकिन वो फाइट में इतनी ज्यादा स्किल्ड होती है कि वो देखते देखते सबको बीट कर देती है। इधर कैप्टन ईबो
ईबो जहाँ पर भागकर जा रहा होता है वहाँ पर वो सीधा बादशाह से टकराता है, जिसके बाद वो यहाँ पर बादशाह से कहता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और उसकी वजह से कोई बाहर का आदमी अभी वकांडा के अंदर आ चुका है। ये बात सुनकर बादशाह मना करता है और वो कहता है कि उसकी वजह से कोई अंदर नहीं आया है। लेकिन ये बात सुनकर कैप्टन ईबो गुस्सा होता है एंड वो उससे कहता है कि जो भी अंदर आया है वो उसका नाम जानता है और वो सब तरफ बादशाह का नाम लेते हुए उसी को ढूंढ रहा है। इधर दूसरी तरफ हाई काउंसिलर के पास कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो यहाँ पर हाई काउंसिलर को बताते हैं कि जो भी इंट्रूडर अंदर घुसाए यानी कि जो भी घुसपैठिया इस टाइम पर वॉर डॉग्स के अड्डे में आए वो लड़ाई में काफी ज्यादा स्किल्ड और काफी ज्यादा फास्ट है और इसीलिए वो बड़े आराम से हमारे सोल्जर्स को बीट कर रहा है। उनकी बात सुनकर हाई काउंसिलर भी कहता है कि बाहर का कोई भी घुसपैठिया आराम से वकांडा में नहीं आ सकता है क्योंकि वकांडा दुनिया से छुपा हुआ है और इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि वकांडा में घुसना कैसे है सिवाय वकांडन्स के। और इसीलिए हो ना हो जो घुसपैठिया अंदर आया है उसने किसी न किसी वकांडन का पीछा किया है और आज के दिन वकांडा में बादशाह एंटर हुआ है, इसीलिए हो ना हो वो बादशाह के पीछे पीछे आया है और इसीलिए ये बात बोलकर हाई काउंसिलर बादशाह पर काफी गुस्सा होता है। हालांकि हाई काउंसिलर की आवाज इतनी तेज होती है कि बादशाह थोड़ी दूरी से भी हाई काउंसिलर की आवाज सुन लेता है और इसीलिए उसे पता लग जाता है कि हाई काउंसिलर इस टाइम पर उसी पर गुस्सा हो रहा है। लेकिन बादशाह यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो कैप्टन ईबो के साथ मिलकर अंदर घुसे हुए उस घुसपैठिया को ढूंढेगा एंड उसे हैंडल करेगा। यहाँ पर बादशाह कैप्टन ईबो को बताता है कि जो भी घुसपैठिया उसके पीछे से अंदर आया है वो हो ना हो चाइना का ही होगा और वो जरूर यहाँ पर ड्रैगन के हेड को लेने आया होगा और इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा क्योंकि अगर उसे ड्रैगन का हेड मिल गया तो फिर वो उसके अंदर के वकांडा के आर्टिफैक्ट को भी ले जाएगा। अब दोस्तों कैप्टन ईबो को वॉर डॉग्स के इस पूरे अड्डे का चप्पा चप्पा पता होता है, साथ ही साथ वो उन सारे टनल्स के बारे में भी जानता है जिनके जरिए इस पूरे अड्डे में कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है और इसीलिए बादशाह कैप्टन ईबो से कहता है कि अब हम दोनों को मिलकर हाई काउंसिलर से पहले उस इंट्रूडर को ढूंढना होगा और फिर ये बोलकर वो दोनों बढ़ जाते हैं और इंट्रूडर को ढूंढने लगते हैं यानी कि इसी आयरन फिस्ट वाली लड़की को। इधर कुछ टाइम बाद ही बादशाह उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और उस हाथापाई में बादशाह उस आयरन फिस्ट वाली लड़की का मास्क उतार देता है, जिसके बाद मास्क के हटते ही वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी चाइनीज गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जोरानी। और दोस्तों ये बादशाह की वही गर्लफ्रेंड है जिसे हम सभी ने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और इसीलिए इसे यहाँ पर देखकर बादशाह भी काफी हैरान होता है। लेकिन अब इसके बाद ही हमें यहाँ पर पास्ट की स्टोरी दिखती है और हमें ये जानने को मिलता है कि आखिरकार चाइना में बादशाह और जोरानी एक दूसरे के करीब कैसे आए थे। फ्लैशबैक के अंदर हमें पता लगता है कि जब बादशाह को चाइना भेजा गया था तब चाइना के उस पहाड़ी इलाके में बर्फ की ठंडक की वजह से बादशाह बेहोश हो गया था, लेकिन किस्मत से बादशाह जोरानी को मिल गया और फिर इसीलिए जोरानी उसे उठाकर अपने घर ले आई एंड उसकी देखभाल करी, जिसके बाद बादशाह धीरे धीरे करके रिकवर हो गया एंड फिर उसके बाद से वो जोरानी के साथ ही रहने लगा। जिसके बाद जोरानी ने उसे अपनी भाषा सिखाई, उसे अपने तौर तरीके सिखाए और साथ ही साथ वो बादशाह को अपने पहाड़ों वाले ड्रैगन टेम्पल में भी ले गई। जिसके बाद वहां जाकर ही बादशाह ने नोटिस किया कि जिस वकांडन आर्टिफैक्ट को वो यहाँ पर लेने आया हुआ है वो इसी ड्रैगन के मुंह के अंदर है और फिर इसीलिए वहाँ पर और समय बिताने के लिए बादशाह ने जोरानी से प्यार का नाटक किया और फिर जब उसे मौका मिला तब वो वकांडन आर्टिफैक्ट लेकर वहाँ से 9-11 हो गया। लेकिन असल में दोस्तों जिस दिन बादशाह जोरानी को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से गया था उस दिन जोरानी नींद से नहीं सो रही थी और इसीलिए बादशाह के वहाँ से निकलते ही जोरानी ने भी अपना मास्क उठाया और वो बादशाह का पीछा करते हुए सीधा उसके एयरक्राफ्ट में घुस गई, जिसके बाद वो सीधा एंटर हो गई वकांडा के अंदर। लेकिन अब इस कहानी के खत्म होने के बाद बादशाह जोरानी से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और ये सब कर क्यों रही है। बादशाह की बात सुनकर जोरानी उसे बताती है कि जिन पहाड़ों पर बादशाह उसके साथ रहकर गया है वो उसी पहाड़ों की प्रोटेक्टर है और उन पहाड़ों पर वो जानी जाती है आयरन फिस्ट के नाम से और ड्रैगन के जिस हेड को बादशाह यहाँ पर ले आया है वो हेड असल में उस ड्रैगन की मूर्ति का है जिस ड्रैगन की मूर्ति की उसके पहाड़ों के लोग पूजा करते हैं और इसीलिए वो यहाँ से उस ड्रैगन के हेड को लेकर ही जाएगी। लेकिन अब दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में ही बादशाह और जोरानी के बीच काफी फाइट होती है और आपस में लड़ते झगड़ते वो लोग सीधा आर्टिफैक्ट वाले रूम में आ जाते हैं, यानी कि उसी रूम में जहाँ पर ड्रैगन का हेड रखा हुआ है। लेकिन फिर यहाँ इनके बीच ही कैप्टन ईबो आता है, जिसके वहाँ पर आने पर बादशाह उसे रोकने को कहता है एंड वो कैप्टन ईबो से कहता है कि ये जोरानी है और वो उस पर हमला न करे। लेकिन ये बात सुनकर कैप्टन ईबो बादशाह से सारी बात पूछने लगता है, पर जोरानी उन दोनों की बातचीत का फायदा उठाती है एंड वो जल्दी से ड्रैगन के हेड को पकड़ती है एंड उसके मुंह के अंदर से वकांडा का आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद जोरानी उस आर्टिफैक्ट को सीधा बादशाह को दे देती है एंड वो उससे कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन का सर चाहिए, ड्रैगन के मुंह के अंदर जो एक छोटा सा आर्टिफैक्ट है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जोरानी की बात सुनकर बादशाह हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक बादशाह ये सोचा था कि जोरानी यहाँ पर ड्रैगन के सर के साथ साथ उसके अंदर के आर्टिफैक्ट को भी लेने आई है, बट यहाँ पर उसकी हैरानी को देखकर जोरानी उससे कहती है कि जब वो चाइना अपने मिशन को पूरा करने आया था तब अगर उसने पूरी बात जोरानी को बताई होती तो शायद से जोरानी खुद ही उसकी हेल्प कर देती और उसे उसके वकांडन आर्टिफैक्ट को सौंप देती, जिसके बाद उन दोनों को ये सारा तामझाम करना ही नहीं पड़ता। जोरानी की इस बात को सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और इसीलिए वो यहाँ पर जोरानी से माफी मांगता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर यहाँ पर हाई काउंसिलर आ जाता है और इसीलिए हाई काउंसिलर के रूम के अंदर आने से पहले ही बादशाह जोरानी को यहाँ पर छुपा देता है और वो हाई काउंसिलर से ये बोलता है कि यहाँ पर किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं आया है। वो बोलता है कि ये सब कैप्टन ईबो ने किया है। असल में वो यहाँ पर सारे वॉर डॉग्स का टेस्ट ले रहे थे कि अगर कभी अचानक से कोई इंट्रूडर अंदर आ जाए तो उसे टैकल करने के लिए हमारे लोग तैयार है भी या नहीं। बादशाह की इस बात को सुनकर हाई काउंसिलर खुश हो जाता है और वो कैप्टन ईबो से कहता है कि वो तो काफी बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कैप्टन ईबो से ये भी कहता है कि अब से वो उसे वॉर डॉग्स के अड्डे पर नहीं रखेगा बल्कि वो उसे बाहर मिशन के लिए भी भेजेगा और फिर ये बोलकर हाई काउंसिलर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हाई काउंसिलर की बात सुनकर कैप्टन ईबो को भी काफी खुशी होती है। लेकिन फिर इसके बाद ही बादशाह और ईबो मिलकर जोरानी को उस रूम के टनल के जरिए वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और जोरानी भी चुपचाप ड्रैगन के हेड को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद ही शुरुआत होती है
है एपिसोड नंबर 4 की, जिसका नाम है द लास्ट पैंथर। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साल 1896 से, यानी कि आज से 129 ईयर्स पहले से। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम सीधा इथोपिया कंट्री को देखते हैं, जो इथोपिया कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और इसी 1896 में इथोपिया के अंदर एक वॉर चल रही होती है, जिस वॉर के अंदर इथोपिया इटली से लड़ रहा होता है। और दोस्तों ये वाली वॉर भी रियलिटी पर बेस्ड है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर भी इसी टाइम पर हुई थी। अब इथोपिया और इटली के सोल्जर्स के इसी वॉर के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर 2 वकांडन्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कूडा, जो कि वॉर डॉग्स का स्पाई होता है, और उसके साथ का एक छोटा सा बच्चा वकांडा का प्रिंस होता है, जिसका नाम होता है प्रिंस टफारी। और ये वकांडा के किंग का तीसरा बेटा होता है, जो कि इस मिशन पर कूडा के साथ इसीलिए आया होता है ताकि वो वकांडा के बाहर की दुनिया देख सके और मिशन को कैसे किया जाता है इन चीजों को समझ सके। अब इनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ इथोपिया के अंदर वकांडा का एक पुराना वेपन रखा है, जिसे उन दोनों को यहाँ से हासिल करके सीधा वकांडा लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वॉर की स्थिति काफी ज्यादा बेकार होती है और हर तरफ सोल्जर्स गोलियों से फाइट कर रहे होते हैं। एंड अब क्योंकि कूडा के साथ वकांडा का प्रिंस भी होता है, इसीलिए वो ये फैसला करता है कि वो इस मिशन को पूरा नहीं करेगा और वो प्रिंस टफारी को लेकर वापस वकांडा जाएगा। रही बात इस मिशन की, तो इसे बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों जब कूडा इस बारे में प्रिंस टफारी को बताता है, तब टफारी उसकी बात के लिए राजी नहीं होता है एंड वो कूडा से कहता है कि ये उसका पहला मिशन है और इसीलिए वो अपने पहले मिशन पर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता है। लेकिन कूडा टफारी को समझाता है और वो उसे वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन प्रिंस टफारी चुपके से आगे बढ़ता है और जिस बिल्डिंग में वकांडा का हथियार रखा होता है वो अंदर जाकर उसे ले आता है। ये देखकर कूडा टफारी से कहता है कि उसने वेपन लाकर अच्छा तो किया है, लेकिन टफारी को ध्यान देना चाहिए कि वो इस टाइम पर उसका जूनियर है और कूडा उसका सीनियर है, और कूडा ने उसे ये करने से मना किया था, लेकिन तब भी टफारी ने ये चीज करी है और इसीलिए कूडा टफारी से थोड़ा सा गुस्सा होता है। लेकिन अब क्योंकि उन दोनों का मिशन पूरा हो गया था, इसीलिए वो दोनों वकांडा के उस वेपन को लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा बाय रोड वकांडा जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही कोई उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी पलट के गिर जाती है। लेकिन कूडा और प्रिंस टफारी किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक अनजान शख्स है, जिसके चेहरे पर एक मास्क है और उसने पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहने हैं। वो अनजान शख्स यहाँ पर कूडा और प्रिंस टफारी पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये अनजान शख्स जो उन पर हमला कर रहा है वो और किसी चीज के नहीं बल्कि उनके हाथ के हथियार के पीछे पड़ा है, यानी कि उसे वही वेपन चाहिए जिस वेपन को वो लोग इथोपिया से लेकर आए हैं। लेकिन उस वेपन को बचाने के लिए कूडा और टफारी उसका सामना करते हैं और वो दोनों मिलकर उसे जकड़ लेते हैं। और इसीलिए जब वो शख्स ये देखता है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, तब वो यहाँ पर कूडा और प्रिंस टफारी से वकांडन भाषा में बात करता है। और यहाँ उसकी आवाज से हमें पता लगता है कि वो एक लेडी है, जो कि उन दोनों से कहती है कि वो उनकी दुश्मन नहीं है, इसीलिए वो रुक जाए और बस वो दोनों सिर्फ उसकी बात सुन लें। इसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो लेडी अपना मास्क उतारती है एंड वो उन दोनों को बताती है कि असल में वो एक वकांडा नहीं है, एक्चुअली में वो फ्यूचर से आई है और वो आज से 500 साल फ्यूचर से बिलोंग करती है और उसी फ्यूचर की दुनिया में वो वकांडा की क्वीन है एंड अपने पति के जाने के बाद से वही वहाँ की ब्लैक पैंथर भी है। हालांकि कूडा और टफारी मिलकर उसकी बात नहीं मानते हैं और फिर इसीलिए वो उन दोनों के सर पे हाथ रखती है और फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपनी दुनिया दिखाती है। जिसके बाद ही कूडा और प्रिंस टफारी अपने सामने फ्यूचर की दुनिया देखते हैं। लेकिन इस फ्यूचर की दुनिया में कूडा और प्रिंस टफारी ये नोटिस करते हैं कि एक्चुअली में वो लोग इस टाइम पर फ्यूचर के वकांडा को देख रहे हैं, लेकिन ये वकांडा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और इस टाइम पर वकांडा सोल्जर्स एक वॉर लड़ रहे हैं, जिस वॉर में वो लोग स्पेस से आए हुए दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। अब यही सब दिखाते हुए फ्यूचर की ब्लैक पैंथर इन दोनों को ही बताती है कि ये एक्चुअली में उनके समय से 500 साल आगे का वकांडा है और इस टाइम में यानी कि 500 साल फ्यूचर में स्पेस के कुछ मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया था। और सबसे पहले तो उन्होंने बाहरी देशों पर हमला किया, जिसके बाद बाहरी देशों ने अपनी आर्मीज और अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन सब का सामना किया, लेकिन वो लोग इस लड़ाई में कमजोर पड़ गए। लेकिन हमने यानी कि वकांडा ने उस लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि जाहिर है कि सालों से वकांडा दुनिया से छुप कर आए और वकांडा ने अपनी असली ताकत दुनिया में कभी नहीं दिखाई है। और इसीलिए जब ये हमला हुआ तब ये वकांडा सामने नहीं आया और उसने सबसे दूर रहकर बाहरी दुनिया को लड़ने दिया। लेकिन जब इन सारे एलियन मॉन्स्टर्स ने बाहरी दुनिया के सारे लोगों को मार दिया, तब उसके बाद उन्होंने हमला किया वकांडा के ऊपर। लेकिन फिर उसके बाद हमें पता लगा कि वकांडा की ताकत भी उन्हें हराने के लिए काफी नहीं थी, इसीलिए स्पेस से आए इन सारे एलियन मॉन्स्टर्स ने वकांडा को भी बर्बाद कर दिया और हमारे लगभग सभी लोगों को मार दिया। अगर वकांडा में कोई बच गया तो वो मैं यानी कि वकांडा की ब्लैक पैंथर और यहाँ की रानी और मेरे साथ डोरा मिलाजे के कुछ सोल्जर्स। और फिर तब जाकर हमें ये बात समझ में आई कि स्पेस से आए हुए इन एलियन मॉन्स्टर्स को ना तो हम वकांडा वाले हरा सकते हैं और ना ही बाहरी दूसरे देश वाले। लेकिन हाँ, बाहर के देश और वकांडा अगर एक साथ मिल जाए तो तब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इन स्पेस वाले मॉन्स्टर्स को हरा सकती है। लेकिन ये सारी चीजें समझने में हमें बहुत ज्यादा देर हो गई, पर तब भी मैंने और डोरा मिलाजे के सोल्जर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग अब भी हार नहीं मानेंगे। और फिर इसके लिए हमने ये तरकीब लगाई और वकांडा के अपने फ्यूचर टेक का इस्तेमाल करके इन चीजों के बारे में जानने लगे कि आखिरकार अब हम ऐसा क्या करें जिसकी मदद से हम इस तबाही को टाल सकें। और फिर बहुत कोशिशों के बाद हमने समझा कि अगर पास्ट में ही वकांडा बाहरी दुनिया के साथ मिल जाए और अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी को दूसरी दुनिया के साथ शेयर करें, तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया इतनी काबिल बन जाएगी कि वो इस स्पेस से आए मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएगी। यानी कि अगर पास्ट में ही वकांडा के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए जाते हैं तो फिर दुनिया की वो हालत नहीं होगी जो आज हो रही है, क्योंकि तब पूरी दुनिया एक साथ होगी और फिर जब ये मॉन्स्टर्स दुनिया में अटैक करेंगे तो फिर उस टाइम पर पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इनका सामना करेगी और इस जंग को जीतेगी भी। लेकिन फिर इस बारे में जब हमने तहकीकात की तब हमें पता लगा कि हर एक छोटे से छोटा मोमेंट किसी बड़े इवेंट से जुड़ा होता है और इसीलिए पास्ट में किए गए किसी छोटे से काम से फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। एंड फिर इसके लिए हम पास्ट में इन सारी चीजों के बारे में तहकीकात करने लगे, जिसके बाद हमें पता लगा वकांडा के उस हथियार के बारे में
जो तुम्हारे हाथ में है। असल में इस टाइम पर तुम ये हथियार वकांडा वापस लेकर जा रहे हो, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें हथियार वकांडा वापस लेकर नहीं जाना है, बल्कि तुम्हें इस हथियार को उसी जगह पर छोड़ देना है जहाँ से तुमने इसे उठाया था। क्योंकि जहाँ से तुमने हथियार उठाया वहाँ इस हथियार को वापस रखने के बाद जब ये पूरी जंग खत्म होगी तब हिस्टोरियंस इस हथियार को उठा लेंगे और फिर इस हथियार को एक म्यूजियम में रखा जाएगा। और फिर उस म्यूजियम में हथियार तब तक रहेगा जब तक वकांडा का एक बच्चा उस म्यूजियम से उस हथियार को निकाल नहीं लेता। और दोस्तों ये बातें बताते हुए हमें इस टाइम पर किलमॉन्गर को दिखाया जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि जिस वकांडन बच्चे की ये बात करी है वो और कोई नहीं बल्कि किलमॉन्गर है। लेकिन आगे इस स्टोरी में बताती है कि दुनिया को एक करने के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वकांडा का वो बच्चा जब इस हथियार को उस म्यूजियम से उठाएगा तब उसके बाद जाकर ही ऐसे इवेंट्स बनेंगे कि उस टाइम का वकांडा का राजा वकांडा के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देगा और फिर उसके बाद से वकांडा और पूरी दुनिया एक हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप सभी ने एमसीयू की ब्लैक पैंथर मूवी देखी है तो आप सबको ये पता होगा कि उस मूवी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब किलमॉन्गर म्यूजियम से इस वेपन को उठाता है तब उसके आगे के इवेंट्स में वो वकांडा जाता है, वहाँ पर अपनी सच्चाई वकांडास को बताता है, वहाँ पर तख्ता पलट करता है और फिर उसके बाद जब टिचाला किलमॉन्गर की भावनाओं को समझता है तब उसके बाद जाकर ही टिचाला एज अ किंग ये फैसला लेता है कि वो वकांडा के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ स्टोरी में लेडी ब्लैक पैंथर बताती है कि ये सारी चीजें पॉसिबल होने के लिए इस हथियार का वहीं पर होना जरूरी है जहाँ से इसे उठाया गया है और इसीलिए वो इस हथियार को लेकर सीधे वहां रख देगी। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि कूडा और प्रिंस टफारी ऐसा करने से मना कर देते हैं। एक्चुअली में इस लेडी ब्लैक पैंथर की बातें सुनकर भी कूडा को भरोसा नहीं होता है और वो ये सोचता है कि ये हो ना हो उन सबको धोखा दे रही है और इसीलिए वो उस लेडी ब्लैक पैंथर से कहता है कि वो उन दोनों को कुछ ऐसा बताए जिस बात को सुनकर वो दोनों मान ले कि वो वकांडा से ही है और वो फ्यूचर से ही आई है। ये बात सुनकर वो लेडी ब्लैक पैंथर उन दोनों को बताती है कि असल में प्रिंस टफारी की जो मदर है यानी कि अभी की वकांडा की क्वीन वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है एंड उससे आगे चलकर एक लड़की होने वाली है। लेकिन दोस्तों कूडा उसकी ये बात भी नहीं मानता है एंड उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बट इसी टाइम पर फ्यूचर से आई हुई इस ब्लैक पैंथर का टाइम खत्म हो गया होता है और इसीलिए वो देखते देखते टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने टाइम में वापस चली जाती है और अपने टाइम में वापस आकर उसे अपने साथियों के साथ मिलकर उन एलियंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके जाने के बाद कूडा और प्रिंस टफारी इस बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर कूडा प्रिंस टफारी से कहता है कि वो जो भी कह रही थी सब झूठ कह रही थी, लेकिन प्रिंस टफारी उससे कहता है कि वो सच कह रही थी और उसकी मदर एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और ये बात अब तक सिर्फ उसकी फैमिली को ही पता है। अब इस बात को सुनने के बाद प्रिंस टफारी और कूडा दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि वो लेडी ब्लैक पैंथर सच की ब्लैक पैंथर थी जो कि फ्यूचर से आई थी और इसीलिए वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। एंड इसीलिए अगर उन दोनों को भी फ्यूचर में वकांडा और पूरी दुनिया को बचाना है तो फिर ऐसा करने के लिए उन दोनों को इस हथियार को वहीं पर रखना होगा जहाँ से उन्होंने इस हथियार को उठाया है। अब ऐसा करने के लिए वो लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और वापस फिर से इथोपिया जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो लोग सोल्जर्स के बीच में छुपते छुपाते सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जिस बिल्डिंग से प्रिंस टफारी ने वो हथियार निकाला था। लेकिन वहाँ आने के बाद ही उन दोनों पर एक बिल्डिंग गिर जाती है, जो देखकर कूडा प्रिंस टफारी को धक्का देकर दूर कर देता है और खुद उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाता है। ये देखकर टफारी उसे निकालने लगता है, लेकिन कूडा उससे कहता है कि उसे मिशन पूरा करना होगा क्योंकि ये वकांडा और पूरी दुनिया के फ्यूचर का सवाल है। और फिर इसीलिए प्रिंस टफारी जल्दी से मिशन पूरा करता है एंड वो उस हथियार को ठीक वहीं पर ही रख देता है जहाँ से उसने उसे निकाला था। इसके बाद वो वापस कूडा के पास आता है एंड वो उसे मलबे से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों वकांडा वापस चले जाते हैं। और वकांडा आने के बाद प्रिंस टफारी अपनी मदर से ये बोल देता है कि एक्चुअली में वो लोग मिशन के दौरान उस वेपन को लेने तो गए थे, लेकिन इथोपिया और इटली की लड़ाई में वो पूरी जगह बर्बाद हो गई और इसीलिए उस पूरी जगह के तबाह होने के साथ साथ वकांडा का वो हथियार भी तबाह हो चुका है। और फिर इसीलिए हम भी ये देखते हैं कि वकांडा वाले उस पूरी फाइल को क्लोज कर देते हैं और उस हथियार को ढूंढना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही दोस्तों एपिसोड की एंडिंग आती है। लेकिन एंडिंग में हम किलमॉन्गर और उसी म्यूजियम को देखते हैं जिस म्यूजियम के अंदर से किलमॉन्गर ने ब्लैक पैंथर मूवी में उस वेपन को निकाला था। और फिर यहीं से हमें ये पता लगता है कि अब किलमॉन्गर के ऐसा करने की वजह से आगे चलकर टिचाला पूरी दुनिया के लिए वकांडा के दरवाजे खोलेगा और फिर वकांडा और पूरी दुनिया एक साथ मिल जाएगी, जिसके बाद दुनिया पर जब भी कोई बाहरी खतरा होगा तब वकांडा और पूरी दुनिया एक साथ मिलकर उसका सामना करेगी। और दोस्तों ये चीज हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि उस मूवी के अंदर जब थैनोस की ब्लैक ऑर्डर और चित्तौरी आर्मी अर्थ पर अटैक करती है तब उस वॉर को पूरी दुनिया एक साथ मिलकर लड़ती है, वो भी वकांडा में ही। सो दोस्तों अब इस एपिसोड 4 के साथ ही आइज ऑफ वकांडा सीरीज पूरी तरह से दी एंड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और आपको मुझसे कुछ कहना तो वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिख देना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी कैसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।